हाय गाइस, मैं शांतनु और आज की वीडियो में मैं तसल्ली बख्श तरीके से दो चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला है धुरंधर का ट्रेलर जो अभी अभी ड्रॉप हुआ है। मैं किसी कारणवश धुरंधर का टीजर रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन इस ट्रेलर रिव्यू में मैं पूरी कसर निकालूंगा। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, डीप डाइव करेंगे और क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी और वाइल्ड थियरीज पे नजर डालेंगे एस राजामौली की वाराणसी पे। So without further ado, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 मिनट लंबे चौड़े धुरंधर के ट्रेलर की। सबसे पहली तो ये चीज दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द ट्रेलर टू बी दिस लॉन्ग। लंबे ट्रेलर्स के साथ एक इनहेरेंट रिस्क सा आ जाता है और वो रिस्क होता है कि शायद प्रोबेबली स्टोरी की जरूरत से ज्यादा झलक ना मिल जाए। ऑल्दो कैरेक्टर्स के बारे में ये ट्रेलर काफी कुछ बताता है, लेकिन प्लॉट के बारे में, द फंडामेंटल प्रेमिस के बारे में अभी भी बहुत सारी चीजें अंडर द रैप्स ही रखी गई हैं। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। अर्जुन रामपाल का ओपनिंग शॉट फैंटास्टिक है। किसी को शायद ही पता होगा, किसी ने शायद ही कभी इमेजिन करी होगी ये बात कि आगे आने वाले टाइम में अर्जुन एक्टिंग वाइज विल एज लाइक फाइन वाइन। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, अर्जुन रामपाल इन द अर्ली 2000s, इनके जो इनिशियल 10, 12, 15 साल थे इंडस्ट्री में, मॉडलिंग के बाद जो बॉलीवुड में आए, इनकी एक्टिंग बहुत ही खराब थी। ही वाज नोन फॉर हिज लुक्स, नॉट फॉर हिज एक्टिंग चॉप्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में, फॉर एग्जांपल 2017 में अर्जुन रामपाल की डैडी आई थी, ही डिलीवर्ड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और धुरंधर के ट्रेलर में ही लुक्स एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग। और आप हैं मेजर इकबाल ISI। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नाउ सिंस ये फिल्म रियल इवेंट्स में बेस्ड है, अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं, मे बी ही इज द सेम मेजर इकबाल जो की प्लॉटर था इन द 26/11 मुंबई अटैक्स। और जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, ये मेजर इकबाल ISIS की एक बहुत ही की फिगर था। और ये किसने पुष्टिकरण किया था, किसने इसको कंफर्म किया था? ये कंफर्म किया था डेविड कोलमैन हेडली ने, जो था एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट और मास्टरमाइंड था ये बंबई में 2008 बम ब्लास्ट का। मेकअप जॉब्स में अटेंशन टू डिटेल इतनी जबरदस्त है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये है रियल लाइफ मेजर इकबाल की फोटो, एंड दिस इज हाउ दे हैव टर्न्ड अर्जुन रामपाल इनटू मेजर इकबाल। दिस इज हाउ मिस्टर अजीत डोवाल लुक्स, एंड दिस इज द फैंटास्टिक जॉब दैट दे हैव डन विद द कैरेक्टर ऑफ माधवन। माधवन के कैरेक्टर का नाम इन्होंने अजय सान्याल बताया है फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट वी ऑल नो, लेकिन हर किसी को पता है वो मिस्टर अजीत डोवाल ही है। माधवन मिड डायलॉग में जब कैमरे की तरफ अपना चेहरा पैन करते हैं और लास्ट की लाइन बोलते हैं कैमरे के अंदर, एब्सोल्युटली ग्रेट। ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं रोल सरदार अब्दुल रहमान बलोच AKA रहमान डकैत का। मैं आपको पिक्टोरियल दिखाता हूं कि अक्षय खन्ना की कास्टिंग एज रहमान डकैत नियरली परफेक्ट कैसे है। दिस इज हाउ रहमान डकैत लुक लाइक, एंड दिस इज हाउ अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत इन द फिल्म लुक्स लाइक। फेस कट देखो कितना सिमिलर है, सिमिलैरिटी इन द फेस, बोन स्ट्रक्चर कितनी सिमिलर है। दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज कास्टिंग। और अक्षय खन्ना का ट्रेलर में इंट्रो के बाद जो वो सर फाड़ देने वाला गोरी शॉट है, इनसेन वायलेंस। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, रहमान डकैत कौन था। वो एक कराची बेस्ड पाकिस्तानी गैंगस्टर था, लियारी शहर का। और इसी लियारी शहर और इसके गैंग्स का एक शॉट भी दिखाया जाता है ट्रेलर में। और एक टाइम पे अर्बन कराची में बहुत ही फियर्ड फिगर था ये, एंड हेंस यही सिग्निफाई करने के लिए, यही दिखाने के लिए कि इनका कैरेक्टर रहमान डकैत कितना ज्यादा ग्रूसम था और फियरसम था इन रियल लाइफ। जितने भी ट्रेलर में शॉट्स दिखाए गए हैं वो उसकी ब्रूटैलिटी के हैं। रहमान डकैत ने अपना पहला अटेम्प्टेड मर्डर 13 साल की उम्र में किया था। और ये भी कहा जाता है कि जब इसको पता लगा कि इसकी मदर, इसकी खुद की मदर राइवल गैंग के एक बंदे के साथ इन्वॉल्व है, और इसको जब ये खबर लगी तो इसने अपनी मां का ही मर्डर कर दिया था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था रहमान डकैत इन द ईयर 2009। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये फिल्म नाना करते भी 2005 से लेकर 2012 के बीच ही बेस्ड है। अब अगर मैं सच बोलूं ना, संजय दत्त को ग्रिटी, ग्राइमी, ग्रूसम और डार्क विलेनियस रोल्स में देख देख के ना पक चुके हैं। लेकिन इस ट्रेलर में संजय दत्त को देख कर, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर देख के, मुझे पता है कौन से संजय दत्त की याद आई, शूट आउट एट लोखंड वाला संजय दत्त की। बागी 4 में विलन बनकर भाई गलती हो गई संजू बाबा से, 4 पैक ज्यादा लगा लिए होंगे, अब प्रयाश्चित करेंगे वो इस रोल में। संजय दत्त प्लेज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर चौधरी असलम खान, एंड येट अगेन विद द मेकअप जॉब, विद द कास्टिंग कॉल, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। दिस इज द रियल लाइफ चौधरी असलम, एंड दिस इज हाउ संजू बाबा विल लुक लाइक इन द फिल्म। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हर किसी के डायलॉग है, जिसका भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, उसके लंबे चौड़े डायलॉग सुनाए गए हैं, डीपेंड वॉइस है, एक अच्छा सा ऑरा क्रिएट करा गया है। लेकिन इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह का एक भी डायलॉग नहीं है।
इस चीज के मुझे सिर्फ दो प्रोबेबल रीजन समझ आते हैं। पहला ये कि आदित्य धार ने डेलिबरेटली ये किया, सारी की सारी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनके डायलॉग सुनाए गए क्योंकि उनका वर्चस्व, उनका दबदबा बनाना था, ट्रेलर में ये दिखाना था कि स्टेक्स कितने हाई हैं हीरो के लिए। और दूसरा रीजन शायद ये हो सकता है दैट आदित्य धार वांटेड टू कन्वे दिस फीलिंग कि भैया रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है एक डीपली एम्बेडेड स्पाई है, वो लेयारी गैंग में, ही स्पीक्स लेस, लेकिन जब मौका आता है तो वो फाड़ के हाथ में दे देता है। तो आपने सारे के सारे लोगों के, बाकी की सपोर्टिंग कास्ट के डायलॉग तो सुन लिए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन करते किसको दिखाया है? रणवीर सिंह को। तो मे बी ये रीजंस हो सकते हैं, रणवीर सिंह के ज्यादा डायलॉग्स है नहीं। एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, अक्षय खन्ना, माधवन, संजय दत्त एंड अर्जुन रामपाल, इन चारों के कैरेक्टर्स को रिवील तो किया ही, साथ ही में इनके नाम भी रिवील करे, लेकिन रणवीर सिंह के कैरेक्टर का नाम नहीं रिवील किया गया। पहला रीजन तो यही समझ आता है कि सिंस ये स्पाई थे एंड दे वांटेड टू कन्वे दिस फीलिंग थ्रू द ट्रेलर कि भैया हमने हर किसी का नाम बता दिया, लेकिन जो एक्चुअल स्पाई है उसका नाम किसी को नहीं पता। और दूसरा मेरा थोड़ा फार फेच्ड या फिर वाइल्ड गेस हो सकता है, और वो ये है कि इसका कोड नेम, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उनका कोड नेम हो सकता है धुरंधर। कराची पाकिस्तान के जो शॉट्स लिए गए हैं फिल्म के अंदर, इफ यू डिड नॉट नो दिस, ये थाईलैंड में शूट करे गए हैं। इफ देयर इज वन थिंग इन फिल्म्स एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट नोबडी डज बेटर देन आदित्य धार, देन इट हैज टू बी एक्शन कोरियोग्राफी इन हिज फिल्म। अब उरी उठा लो, आर्टिकल 370 तक देख लो, इसमें जैसे भी ये लोग गन हैंडल करते हैं, जैसे भी जो स्पाइज ये दिखाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये लोग जो दिखाते हैं अपनी फिल्मों में, जिस हिसाब से एक्शंस को शूट करा जाता है, कोरियोग्राफ करा जाता है, फैंटास्टिकली डन, वेरी रियलिस्टिक लुकिंग। और इसी ट्रेलर में भी आपको ये दिख रहा होगा, गिमिकी नहीं लग रहे बीएमसीएम की तरह, बहुत ही एक्चुअली वेरी वेल कुक्ड एंड डन लग रहे हैं। ये आग वाला शॉट देखो, ये पूरा का पूरा शॉट एक्चुअली में सेट पे आग लगा के बनाया गया है, सीजीआई और वीएफएक्स नहीं है ये। इनफैक्ट रणवीर जो हाथ में गोला घसीट के ले जा रहा है जिसमें आग लगी हुई है, वो भी एक्चुअल शॉट है। इस ट्रेलर में जितना भी एक्शन दिखाया गया है ना, एक्शन सेट पीसेस, कोरियोग्राफी जितनी भी दिखाई गई है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट राइट नाउ। भाई थकान हो गई है वॉर जैसी फिल्मों में घटिया एक्शन सेट पीसेस देख देख के, जो वीएफएक्स और सीजीआई रिलायंट इतने ज्यादा है कि हर चीज गिमिकी और नकली लगती है। रणवीर सिंह का पूरे 4 मिनट 7 सेकंड के ट्रेलर में एक डायलॉग है और वो है ये, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। सही बताऊं तो आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज लगी होगी, मेरे को भी लगी थी ये चीज थोड़ी बहुत, कि रणवीर सिंह के थोड़े से एक्टिंग चॉप्स और दिखाए जाते तो मजा आता, लेकिन ट्रस्ट आदित्य धार, लेट हिम कुक, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अब बात करते हैं कि रणवीर सिंह किन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म में। सबको पता है वो स्पाई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो किसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो उनका कैरेक्टर प्ले कर भी रहे हैं या नहीं, ये भी कोई पक्का नहीं है बात। द क्लोजेस्ट गेस दैट वी ऑल कैन मेक राइट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स इज दैट he is playing the character of मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा सेना मेडल और अशोक चक्र मेडल के रेसिपिएंट थे, and he was from the elitest of the elite force, 1st Para Commandos Special Forces. And yet again, I mean, how many times do I even have to say this? Makeup job और कास्टिंग की अनकैनीनेस देखो यहाँ पे। मेजर मोहित शर्मा की रियल लाइफ फोटोज ये थी, और जब इनका ये लुक था, जब ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इस गैंग को, पाकिस्तान में टेररिज्म को जब ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे वहां पे, और ये है रणवीर सिंह का इस फिल्म में लुक। ये अंडरकवर गए थे पाकिस्तान, रियल लाइफ में जब ये गए थे मिशन पे पाकिस्तान में, तो इनका जो अंडरकवर नेम था वो था इफ्तिकार भट्ट, और इन्होंने ये दिखाया था गैंग को ज्वाइन करने से पहले कि इनके दिल में नफरत भरी हुई है अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, और ये किसका हिस्सा बने थे एज अ स्पाई, एज अ मोल, हिजबुल मुजाहिदीन का। कुपवारा ऑपरेशन 21 मार्च 2009। इस ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा और उनके कमांडोज के ऊपर 3 डायरेक्शन से इनडिस्क्रिमिनेट फायर हुई थी। छाती पे गोली लगने के बावजूद मेजर मोहित शर्मा ने अपने 3 फेलो सोल्जर्स को बचाया, उनकी जिंदगी बचाई, और जैसे कि बोला जाता है, इन अ रेयर डिस्प्ले ऑफ एक्सट्रीम करेज एंड ब्रेवरी, मैं दोबारा से बोलूंगा, इनकी छाती में गोली लगी हुई थी, ये फिर भी आगे बढ़े, इन्होंने क्लोज काउंटर कॉम्बैट किया 2 टेररिस्ट के साथ और उनको मारा, एंड अल्टीमेटली ये शहादत को हासिल हो गए। यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली ग्लैड कि रणवीर सिंह के ज्यादा डायलॉग्स दिखाए नहीं गए इस ट्रेलर के अंदर, क्योंकि जितना भी आप मेजर मोहित शर्मा के बारे में पढ़ेंगे ना, एक तो बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजन, जो इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को इन्फिल्ट्रेट करके वहां पे जो ऑपरेशन किया था उसके बारे में, और साथ ही इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। आई एम रियली सीटेड टू वॉच कि आदित्य धार इनको कैसे स्क्रीन पे लेके आते हैं, इनको कैसे ट्रिब्यूट देते हैं। टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसने अलग ही माहौल सेट कर दिया था। जब से वो गाना ड्रॉप हुआ है हनुमान काइंड का, एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट धुरंधर्स म्यूजिक, और यही चीज ट्रेलर में भी दिखती है, एंड आई एम ग्लैड कि एग्जैक्टली वही वाला फास्ट पेस म्यूजिक नहीं इन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया। द बीजीएम, द म्यूजिक यहां पे भी बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन हाँ, इफ यू कंपेयर द बीजीएम एंड द म्यूजिक शोन इन द ट्रेलर, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फीका लगता है टीजर के कंपैरिजन में। 250 से 300 करोड़ के बजट पे ये फिल्म माउंटेड है, और अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज
न्यूज आई है कि इनके पास 7 घंटे की फुटेज इन्होंने शूट करी हुई थी और इनकी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि 7 घंटे की फुटेज काफी अच्छी शूट हुई है, इसमें एडिट करके बहुत ही कम वेस्टिजियल फुटेज है और इसी के चलते ये अब 2 पार्ट्स में आएगी धुरंधर, जो मेरा दिल अब धक धक कर रहा है ये सुन के। आई कैन बेट कि पहला पार्ट एक स्मैश हिट होगा और रणवीर सिंह का गारंटीड कमबैक भी हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली सेइंग आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ होप्स फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ धुरंधर। लेकिन सिंस आदित्य धार नोज हिज शिट, मे बी ही वुड डिलीवर। रणवीर सिंह इज एन एक्सट्रीमली केपेबल एक्टर, लेकिन रीसेंट पास्ट में कुछ स्टूपिड चॉइसेस और अपनी एक्सट्रीमली इरिटेटिंग फ्लैम्बॉयंट इमेज की वजह से इनका करियर कंप्लीटली डीरेल हो गया था। अगर आपको जानना है कि वो चॉइसेस क्या थी, क्या क्या इन्होंने गलतियां करी, शायद वो गलतियां थी या फिर नहीं भी थी, वो सारी की सारी चीजें मैंने डिसाइफर करी थी एक वीडियो में। उस वीडियो का थंबनेल ये रहा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखना जरूर। इट वाज अ वेरी गुड वीडियो अबाउट हिज करियर ट्रेजेक्टरी एंड आई रियली होप्ड इन दैट वीडियो एज वेल, एंड इन दिस वीडियो आई वुड आल्सो से आई होप दैट रणवीर सिंह विद धुरंधर मेक्स अ फैंटास्टिक कमबैक। देखा जाए तो रणवीर सिंह के लिए धुरंधर एक बहुत ही हाई स्टेक प्रोपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद इनके पास कोई बहुत बड़ा रोस्टर नहीं है। इफ यू कंपेयर हिज फिल्म रोस्टर टू दैट ऑफ रणबीर कपूर्स, ही इज नोवेयर। और ये सुन के और देख के बुरा ही इसलिए लगता है बिकॉज ही इज अ वेरी केपेबल एक्टर एंड ऑल ऑफ अस नो दैट। सो लेट्स होप द बेस्ट फॉर रणवीर। आई नो दैट ही इज गिविंग हिज 100% विद दिस फिल्म। आई ट्रस्ट इन आदित्य धार। अभी बारामुल्ला उन्होंने लिखी है, उनके भाई ने बारामुल्ला को प्रोड्यूस भी किया था, ये भी उनके भाई ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर ही हैज पुट हिज जीनियस इनटू इट। आई एम सीटेड फॉर दिस फिल्म। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब हम डीप डाइव करेंगे इनटू द क्रेजी ग्लिम्स ऑफ एसएस राजामौलीज वाराणसी। ब्रेक डाउन करेंगे पूरे के पूरे ग्लिम्स को और साथ ही डिस्कस करेंगे क्या सम एब्सोल्युटली माइंड बेंडिंग, माइंड बॉगलिंग थियरीज। सो लेट्स टेक इट फ्रॉम द स्टार्ट। ग्लिम्स शुरू होता है एंड अराउंड 22 सेकंड के मार्क पे हमारे को सबसे पहले ग्लिम्स में दिखाया जाता है वाराणसी का, जो कि इस फिल्म का नाम भी है, उस शहर का, उस सिटी की एक घाट का एरियल शॉट। इसी शॉट को अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहां पे आपको एक आग जलती दिखेगी, ऐसा लग रहा है कोई हवन हो रही है, कोई पूजा हो रही है। नाउ कट टू द शॉट राइट आफ्टर दिस। एक ऋषि मुनि, शायद एग्जैक्टली यही यज्ञ उसका शायद क्लोजअप हो सकता है, ये वो करते दिखते हैं। लेकिन इस शॉट में जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि नीचे लिखा होता है वाराणसी 512 सीई। अब ये सीई होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इन्होंने राजामौली और उनकी टीम ने सीई ही क्यों यूज करा। सीई की फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा एंड इट इज अ सिस्टम ऑफ नंबरिंग ईयर्स। आपको याद होगा हमने स्कूल में पढ़ा था एडी और बीसी। एडी होता है एनो डोमिनी और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और लॉर्ड को यहां रेफर करके बोला जाता था जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद वाली टाइम। और बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, विच ऑब्वियसली मींस कि वो वाली टाइमलाइन, वो वाला टाइम जो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस था। तो सीई यानी कि कॉमन एरा एंड एडी यानी कि एनो डोमिनी एग्जैक्टली सेम ही चीजें हैं। बस फर्क यह है कि मॉडर्न साइंस और एकेडमिया में रीसेंट हिस्ट्री में ही एडी की जगह यूज होने लगा सीई, और वो इसलिए क्योंकि सीई यानी कि कॉमन एरा एक रिलीजियसली न्यूट्रल टर्म है टाइमलाइन को रेफर करने के लिए। बिकॉज एडी रेफर करता था डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट को, और सारी दुनिया में क्रिश्चियंस तो है नहीं और पूरी की पूरी दुनिया जॉर्जियन कैलेंडर को तो फॉलो नहीं करती। इसके बाद कट लगता है और शॉट दिखता है हमें प्रेजेंट टाइम का, यानी कि जब ये फिल्म रिलीज होगी ईयर 2027 सीई, और दिखता क्या है, एस्टेरॉइड शांभवी धरती पे गिरता हुआ। अब यहां पे एस्टेरॉइड शांभवी में शांभवी का मतलब क्या है? शांभवी इज रेफर्ड टू एज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ शिव जी यानी कि शंभु, और साथ ही ये मां पार्वती का भी एक दूसरा नाम है। क्या शांभवी नाम का कोई रियल एस्टेरॉइड है? नहीं, ये नाम एक एस्टेरॉइड के साथ यूज किया है एज द नैरेटिव एलिमेंट एसएस राजामौली ने। अब इस एस्टेरॉइड के नाम की वजह से फिल्म में दो चीजें सिग्निफाई हो सकती है। पहली ये कि सिंस शांभवी इज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ शंभु, शिव जी, और शिव जी कैसे जाने जाते हैं एज द डिस्ट्रॉयर, और एक एस्टेरॉइड क्या होता है, अ पोटेंट व्हीकल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इस नाम को मां पार्वती के नाम के हिसाब से सिग्निफाई करते हैं, समझते हैं, तो ये सिंबलाइज करता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, फर्टिलिटी, डिवोशन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो सिंस इस नाम को दो तरीके से देखा जा सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि एक एस्टेरॉइड का नाम जो बेसिकली एक मास डिस्ट्रक्शन का व्हीकल है, उसका नाम इन्होंने शांभवी रखा है, विच ऑल्सो सिग्निफाइज फेमिनिन एनर्जी एंड डिवोशन। एसएस राजामौली का क्या थॉट प्रोसेस होगा इसके पीछे, वो हमें देखना होगा। और ये एस्टेरॉइड गिरता कब दिखाया गया है, धरती की तरफ आता कब दिखाया गया है, 2027 कॉमन एरा में। इसको याद रखना, आगे जाके एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी से इसको रिलेट करूंगा। इसके बाद एस्टेरॉइड के शॉट का ट्रांजिशन डायरेक्टली होता है इनटू एंटार्क्टिका रॉस आइस फील्ड पे। रॉस आइस शेल्फ रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में एंटार्क्टिका का लार्जेस्ट आइस शेल्फ या फिर ग्लेशियर है। यह डिस्कवर हुआ था साल 1841 में और इसका साइज फ्रांस जितना बड़ा है। अब इसी शॉट में कैमरा फ्लिप होता है और हमारे को दिखाया जाता है पानी के नीचे का ग्लेशियर, बिकॉज 90% ऑफ दिस रॉस आइस शेल्फ इज अंडर वाटर।
और अंडर वाटर ग्लेशियर में फ्रोजन इन टाइम हमें दिखता है बीच में से टूटा हुआ एक शिप। अब इस शिप का सिग्निफिकेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज इस शिप को देख के जो सोचने वाली है वो ये है कि ये कोई मॉडर्न डे शिप नहीं है। इसको देखोगे तो ये एक वुडन शिप है, विच मींस इट इज फ्रॉम द 1800s। और रॉस आइस शेल्फ डिस्कवर हुआ था ईयर 1841 में। तो या तो इस शिप को दिखाने का सिंपल सा सिग्निफिकेंस ये है कि मैनकाइंड ने सदियों से कोशिश करी है कि रॉस आइस शेल्फ में बेरिड जो मिस्ट्रीज हैं उनको कैप्चर करा जाए, उनको समझा जाए, और जो वहां से चीजें निकले उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज करा जाए। यानी कि एक तरह से रॉस आइस शेल्फ पे किला फतेह करी जाए बाय द ह्यूमंस, लेकिन वो हर बार हारे हैं एट द हैंड ऑफ नेचर। इसी शॉट में आप ऊपर वाला आइसबर्ग है वहां पे 3 4 5 लोगों को चढ़ता हुआ भी देखेंगे जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए भी दिख रहे हैं। इस टूटे शिप का और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास कोई गेसेस हैं, कोई थियरीज हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। देन आफ्टर दिस वी आर डायरेक्टली टेकन टू अ प्लेस दैट इज कॉल्ड द नेचर्स वूम्ब व्हिच इज माउंट किलिमंजारो इन एम्बोसेली विल्डरनेस। एम्बोसेली विल्डरनेस एंड माउंट किलिमंजारो ये दोनों बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए हैं बिकॉज थ्रू आउट रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री दे हैव बीन नोन एज द वूम्ब ऑफ द नेचर, बिकॉज यहां पे जो फ्लोरा और फौना की अबंडेंस है एंड हाउ इट कम्स टुगेदर इज नेक्स्ट टू नन। फिर नेक्स्ट ही शॉट में सेम ही लोकेशन पे यानी एम्बोसेली विल्डरनेस में ही रात का एक शॉट हमें दिखाया जाता है जहां पे पीछे माउंट किलिमंजारो भी होता है बैकड्रॉप में, और फोरग्राउंड में क्या होता है, अ ब्लोट ऑफ हिपोज, अ ग्रुप ऑफ अ हर्ड ऑफ हिपोज होता है जिससे बच रहा होता है एक बंदर। उसको बचाने के लिए उसकी हेल्प कौन कर रहे होते हैं, महेश बाबू। तो मे बी ये बंदर महेश बाबू का एक पेट हो सकता है। एंड राइट आफ्टर दिस वी गेट इनटू द मोस्ट मिस्टीरियस एंड मिस्टिक पार्ट ऑफ दिस ग्लिम्स जो है उग्र भाटी केव। और इस शॉट में हमारे को सेंटर स्टेज में यानी कि सबसे प्रोमिनेंटली देखने को क्या मिलता है, मां चिन्नमस्ता यानी कि चिन्नमस्ता देवी जी की मूर्ति। बहुत सारे लोगों ने इनिशियली या फिर अभी भी इस मूर्ति को यानी कि मां चिन्नमस्ता की ये मूर्ति जो हमारे को दिखाई गई है इसको मिस्टेकनली आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज मां काली। ऐसा नहीं है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। एक ग्रुप है 10 हिंदू तांत्रिक गॉडेसेस का जिसको बोला जाता है दशा महाविद्यास, और इनका नाम है काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्नमस्ता, धूमावती, बगालामुखी, मटंगी और कमल अथमिका। तो चिन्नमस्ता देवी इन 10 महाविद्या देवियों में से एक है, जैसे कि काली मां भी है। चिन्नमस्ता देवी काली मां का दूसरा रूप नहीं है। चिन्नमस्ता देवी के 2 सबसे बड़े सिंबोलिज्म हैं, पहला है सबसे बड़ा सैक्रिफाइस और दूसरा है द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जैसे कि आपको इस शॉट में इस मूर्ति में दिख रहा है ये जो 3 सांप जैसी चीजें निकल रही हैं, ये सांप या फिर कोई थ्रेड्स या फिर कुछ और नहीं है, ये है चिन्नमस्ता मां का खून। और इस पूरे के पूरे शॉट, इस मूर्ति का जो डिपिक्शन है वो ये सिग्निफाई करता है कि मां चिन्नमस्ता ने अपने गॉड लाइक ईगो को साइड में रख के अपने डिसाइपल्स को जब भूख लगी, उनको प्यास लगी, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी गर्दन काटी। और यही जो 3 चीजें आपको थ्रेड्स निकलते दिख रहे हैं उनके शरीर से, वो ब्लड स्ट्रीम है उनकी, जो 2 जा रही हैं उनके डिसाइपल्स के मुंह में और 1 जा रही है उनके खुद के मुंह में। इस शॉट में एक और चीज है जो मैक्सिमम लोगों ने अनदेखी कर दी है, या तो फिर अगर देखा होगा तो समझ नहीं आया वो हुआ क्या है। मैं बताता हूं वो क्या है। इस स्क्रीनशॉट में चिन्नमस्ता देवी के पैरों के नीचे देखो 2 लोग हैं। इन 2 में से एक है कामदेव द हिंदू गॉड ऑफ लव एंड डिजायर, और दूसरी है रति द गॉडेस ऑफ पैशन एंड कार्नल डिजायर। ये दोनों पैशनेट, रोमांटिक अट्रैक्शन और सेक्स को सिग्निफाई करते हैं। अब ये दोनों चिन्नमस्ता मां के पैर के नीचे क्यों है? बिकॉज नंबर 1 ये दोनों सिंबलाइज करते हैं सेक्सुअल एनर्जी, एंड नंबर 2 वर्ल्डली अटैचमेंट्स को। अब ये दोनों जिन चीजों को सिंबलाइज, सिग्निफाई करते हैं वो प्राइमल एनर्जीज तो हैं, लेकिन इनको कंट्रोल और चैनलाइज करना जरूरी है फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो इन दोनों का चिन्नमस्ता देवी के पैरों के नीचे होने का सिग्निफिकेंस यही है कि इनकी जो प्राइमल एनर्जीज हैं ऑफ सेक्स एंड डिजायर, इनको रिजेक्ट नहीं करना, इनको चैनलाइज करना है फॉर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल यहां पे यह है कि यहां पे चिन्नमस्ता देवी ही क्यों दिखाई गई है? बाकी 10 महाविद्या देवियों में से कोई और देवी क्यों नहीं दिखाई गई? इसका आंसर बहुत ही जल्दी मैं आगे दूंगा अपनी थियरी में। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, यहां पे उग्रबाती केव, नीचे वनांचल लिखा होता है, लेकिन कोई भी टाइम नहीं दे रखा होता। इसके बाद ग्लिम्स में हम सीधा पहुंचते हैं 7200 BCE में लंका नगरम में, त्रेता युग में। और हमें देखने को मिलता है इस ग्लिम्स का मोस्ट स्पेक्टेक्युलर, मोस्ट गूज़बम्प इंड्यूसिंग शॉट। हनुमान जी और भगवान राम प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं वध करने का, किसके लिए? कुंभकर्ण का मेघ। अब इन सारे के सारे शॉट्स में, इन सारी टाइमलाइंस में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, और वो है द ब्लीक, द माइन्यूट प्रेजेंस ऑफ महेश बाबू इन एवरी शॉट। सबसे पहले रॉस आइस शेल्फ में ये जो सारे साइंटिस्ट हैं, इनमें से एक महेश बाबू हो सकते हैं। देन माउंट किलिमंजारो और एम्बोसेली विल्डरनेस में जो आपको पैराग्लाइडिंग या फिर पैराशूट से नीचे उतरते देख रहे हैं, बहुत ही ब्लीक सा विजुअल है वो भी महेश बाबू हो सकते हैं। देन एम्बोसेली विल्डरनेस के रात वाले इस शॉट में बंदर को बचाते हुए भी शायद वो महेश बाबू ही है। उग्रबाती केव में साइड में देखो, ये बंदा झुक रहा है, लीन इन कर रहा है टुवर्ड्स द मूर्ति ऑफ द देवी, और
ऊपर से प्रियंका चोपड़ा गिर रही हैं, शायद उनको बचाने के लिए वो लीन इन कर रहा है, वो भी महेश बाबू ही हैं। एंड देन त्रेता युग वाले शॉट में, रामायण वाले शॉट में, कुंभकर्ण के वध वाले शॉट में पूंछ निकल रही है हनुमान जी की इतनी बड़ी मैसिव, उसके ऊपर एक चैरियट सा चलता दिख रहा है, शायद वो भी महेश बाबू ही हैं। अब सिंस हमने ये सारी की सारी चीजें समझ ली हैं, बात करते हैं कुछ थियरीज की। सबसे बड़ी बात यहां पे कही जा रही है कि ये टाइम ट्रैवल है, और जैसे कि ट्रेलर के साथ हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर था, उसके नीचे हैशटैग टाइम ट्रॉटर भी था। तो मे बी एक वाइल्ड थियरी के हिसाब से एस्टेरॉयड शांभवी साल 2027 में गिरता है धरती पर। उसके गिरने के बाद कुछ डिस्ट्रक्शन होती है लार्ज स्केल, कुछ ऐसा प्लेग फैलता है जिसके चक्कर में ह्यूमन जो लाइफ है वो स्टेक पे आ जाती है। हियर कम्स इन कुंभा, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमार। अब कुंभा शायद एक फिल्दी रिच लेकिन एक मैड साइंटिस्ट हो सकता है, जो शायद अपने पैरालिसिस से परेशान है, वो चलना चाहता है, क्योंकि हमने पोस्टर में भी देखा था ही इज व्हीलचेयर बाउंड। नाउ दिस माइट साउंड वाइल्ड, लेकिन ये एक थियरी ही है, तो मैं बोल ही देता हूं, कुंभा माइट बी द वंशज ऑफ हुम कुंभकर्ण, क्योंकि कुंभकर्ण के दो बेटे थे, कुंभ और निकुंभ, और कुंभा को हमेशा से ये बताया गया है, उसको पास ऑन होती आई है ये नॉलेज अपने एंसेस्टर्स से, कि अगर संजीवनी बूटी ना होती तो शायद रावण वॉर जीत जाता। एंड ही सेट्स आउट ऑन द बैक ऑफ हिज इनसेन वेल्थ, ही सेट्स आउट ऑन एन एक्सपेडिशन टू फाइंड संजीवनी बूटी विद द टीम, और इसी टीम में शायद हो सकते हैं महेश बाबू। अब कुंभा बोल तो ये रहा है कि मुझे संजीवनी बूटी चाहिए दुनिया को बचाने के लिए, एस्टेरॉयड शांभवी ने जो प्लेग फैलाया है या जो डिस्ट्रक्शन करी है ह्यूमन लाइफ को, उसको रिस्टोर करने के लिए, लेकिन उसका अल्टीरियर मोटिव यही है कि पहले तो वो चले और उसके बाद वो संजीवनी की ताकत को हार्नेस करके कुछ गलत करे। तो ये जो सारी ह्यूमन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट जगहें दिखाई गई हैं, माउंट किलिमंजारो, एम्बोसेली विल्डरनेस, रॉस आइस शेल्फ, यहां पे शायद ये एक्सपेडिशन, यहां पे ये शायद डिस्कवर करने, ढूंढने जा सकते हैं किसको, संजीवनी बूटी को। लेकिन उनको प्रेजेंट डे अर्थ पे अपना सारा पैसा लगाने के बाद भी, रिसर्च और साइंस लगाने के बाद भी वो जड़ी बूटी नहीं मिलती। देन मे बी प्रियंका चोपड़ा कम्स इन एज whom, as what, as an archaeologist or maybe a quantum physics scientist। और वो क्या बताती हैं इनको, वो इनको बताती हैं कि वनांचल में एक केव है, उग्रभाती केव, जो शायद एक पोर्टल हो सकता है टू द त्रेता युग। और वो त्रेता युग में ही क्यों जाएंगे संजीवनी ढूंढने, क्योंकि हमें शॉर्ट में क्या दिखाया, कुंभकर्ण का वध करने जा रहे हैं इंद्रास्त्र से भगवान राम। और कुंभकर्ण के वध के बाद ही कौन जंग में उतरा था, कुंभकर्ण के वध के बाद जंग में उतरे थे इंद्रजीत, और इंद्रजीत ने किसको मूर्छित किया था, लक्ष्मण भगवान को अपने तीर से। नाउ दिस माइट साउंड इवन वाइल्डर, टाइम ट्रैवल करके ये त्रेता युग में पहुंच जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कुंभकर्ण वध से पहले जाकर, यानी कि हनुमान जी से भी पहले जाकर ये क्या करे, संजीवनी बूटी को ले आए। और अभी मैंने आपको बताया था ना कि चिन्नमस्ता मां को ही क्यों दिखाया उस केव के अंदर, क्योंकि चिन्नमस्ता मां का तंत्र विद्या में बहुत ही जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, और शायद यही तंत्र विद्या उस उग्रबाती केव में वाया चिन्नमस्ता मां एक ऐसा पोर्टल खोल दे जो सीधा उनको कलयुग से त्रेता युग में ले जाए। इसी केव में चिन्नमस्ता मां की तंत्र विद्या से खुलने वाले पोर्टल के बारे में भी शायद प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर इनको बता सकता है। और इसी एक्सपेडिशन के बीच महेश बाबू के कैरेक्टर को पता चलता है कि कुंभा संजीवनी बूटी हाथ लगने के बाद कितने गलत काम करने वाला है, और वो समहाउ उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था, ये बहुत वाइल्ड है, बड़ा ही जबरदस्त टाइम लैप्स या फिर टाइम ट्रैवल का कनंड्रम हो सकता है, पैराडॉक्स हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम पास्ट में कुछ भी चेंज करोगे तो फ्यूचर में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अगर इनको संजीवनी बूटी मिल जाती है त्रेता युग में, तो भैया संजीवनी बूटी यूज ही नहीं होगी, भगवान लक्ष्मण तो बचेंगे ही नहीं, फिर रामायण का कोर्स क्या हो सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बट ओवरऑल क्या फैंटास्टिक ग्लिम्स था यार, बहुत ज्यादा मोशन शॉट्स नहीं थे, लेकिन जितना भी था बहुत ही जबरदस्त स्केल दिखा। एमएम कीरावानी का क्या जबरदस्त म्यूजिक है यार, गूज़बम्प आ जाता है, मतलब सारे के सारे विजुअल्स को बहुत अलग लेवल पे ले गया ये पूरा का पूरा म्यूजिक। हाँ, एक चीज मुझे काफी खाई, थोड़ी अजीब लगी, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से दैट, फिर भी मैं बोल देता हूं कि वो है सीजीआई, वीएफएक्स और साथ ही जो एआई का मिक्सचर इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया है, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। और इसी के साथ महेश बाबू साहब का एक्सप्रेशन, वो शॉट ना मुझे कहीं कहीं जगह बहुत ऑफ लगा, कहीं जगह अच्छा लगा, ठीक लगा। एक जगह वो अपनी आंखों से कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो फ्रेम को जब आप देखोगे ना, वो बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। जो उसका रेंडर है ना, वो बहुत अलग अलग चीजें हैं एक साथ। सीजीआई का यूज है, वीएफएक्स का यूज है, शायद पार्शियली इन्होंने पीछे कोई सेट लगाया हो जिसके साथ सीजीआई और एआई यूज करके इन्होंने मर्ज करने की कोशिश करी हो। क्योंकि जब आप नंदी बैल, जहां तक मुझे लगता है वो नंदी बैल पे ही बैठे हैं, नंदी बैल के पैरों की मूवमेंट देखोगे, एक जो जगह ना वो ग्लिच खाती है। बट देन अगेन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ओवरऑल अगर ये फिल्म डिलीवर करती है इवन लाइक 70 to 75% ऑफ व्हाट वाज शोन इन दिस ग्लिम्स, इट वुड बी पाथ ब्रेकिंग फॉर इंडियन सिनेमा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म माउंटेड है 1500 से 2000 करोड़ के बजट पे, और शायद ये इंडियन सिनेमा की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है। लेकिन रामायण के मेकर्स तो उसको 4000 करोड़ का भी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात कौन सी महंगी है कौन सी सस्ती है उसकी नहीं है, बात यह है कि ये दोनों फिल्में बननी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से कंपीट भी करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन दैट एक्चुअली बर्थ्स
इनक्रेडिबल सिनेमा। अबे बागी 4 और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों का थिएटर पे अगर क्लैश हो जाए या फिर सेम ईयर में आ जाए तो भैया उनको देख के कौन सा कंपटीशन का बर्थ हो जाएगा। एक चीज और, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं कि ये एक पार्ट में फिल्म को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। द ग्रैंडनेस, द मैसिवनेस, द स्केल ऑफ दिस एंटायर फिल्म इज गोइंग टू बी सो ह्यूज कि ये 2 पार्ट में ही समाएगी। मेरा बहुत जबरदस्त ये गेस है, आई कैन बेट माई मनी ऑन इट, कि ये अनाउंस करेंगे पहले पार्ट खत्म होने की वाराणसी 2 भी आएगी। तो ओवरऑल धुरंधर का ट्रेलर और इसका ग्लिम्स, वाराणसी का ग्लिम्स देख के भाई मजा आ गया। वेरी रेयरली डज कम सच फिल्म्स जिनके ट्रेलर और ग्लिम्सेस को देख के यू एक्चुअली वांट टू स्टेप इनटू द थिएटर। इस रिव्यू के बारे में आपका क्या कहना है? वाराणसी की थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है? एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, एब्सोल्युटली वाइल्ड और बॉन्कर्स थ्योरी थी जो मैंने आपको अभी बताई, लेकिन आपकी क्या थ्योरी है आप भी बताइए। साथ ही आपको धुरंधर का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलेंगे वीकेंड पे, बैक टू बैक रिलीजेस हैं। सबसे पहले फ्राइडे को मैं डालूंगा फैमिली मैन सीजन 3 का रिव्यू, 4.5 साल के बाद वो आ रहा है। उसके बाद ग्रैंड मस्ती और उसके बाद 120 बहादुर, तड़ातड़ वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए माँ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।